हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। फिर से आपका वेलकम है केमिस्ट्री के न्यू ब्लास्टिंग लेक्चर में। इस लेक्चर्स में हम बेसिकली केमिस्ट्री के जो न्यू लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा जो लास्ट लेक्चर था, लास्ट लेक्चर में हमने केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट लॉस के बारे में डिस्कस किया था। हमने केमिस्ट्री के दो लेक्चर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में स्टडी किया था और ये लॉस ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा जो सेशन है, इस सेशंस में हम कुछ और नए लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दैट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये लॉ ये इसके बारे में बेसिक स्टेटमेंट और इस बेसिक का लॉस जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द लॉ इज गिवन बाय डाल्टन। ओके, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपने पढ़ी भी होगी, तो वो इन्हीं ने ही दी थी, डाल्टन ने, जिसके बारे में हम इस लॉस के बारे में हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, एक्चुअल में ये डाल्टन भाई साहब कहा कहते हैं, हमारे डाल्टन भाई साहब कहते हैं, इफ टू एलिमेंट्स react and form more than one कंपाउंड, अगर आप दो एलिमेंट रिएक्ट करते हैं और वो रिएक्ट करके एक जैसा सेम एलिमेंट है और रिएक्ट करके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, then the element which react with fixed mass of another element, देखिए, the element react with the fixed mass of another element are always present in whole number ऑफ रेशियो। ये है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। बहुत बहुत मतलब कहे तो एक एक लाइन के पे एक एक वर्ड इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिव है कि शायद नहीं समझ में आया होगा, बट इसी पॉइंट को समझाने के लिए ही हमने कुछ इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्या है एग्जैक्टली ये लो भाई साहब, ये ऐसे ऐसे टिपिकल लॉस यूज होते हैं, क्या ना क्या चाहते हैं, एग्जैक्टली इनका इंपॉर्टेंस क्या है, ये डिस्कस क्या करना चाहते हैं। ओके, मैं एक बार इस लॉस को समझाने के लिए, जैसे ये एक्चुअली है क्या, देखो सिंपलिसिटी है ये लॉस एक्चुअली में, इसके लाइन पे मैं क्लियर समझाता हूँ दैट मतलब क्या है। देखिए एग्जांपल लेते हैं हम, एक बार एग्जांपल से क्लियर होगा। दैट H2 ओके प्लस हाफ O2, तो ये रिएक्ट करते हैं और H2O बनाते हैं, राइट। जैसे ये एक एग्जांपल है, दूसरा लेते हैं। उसी तरीके से H2 O2 से रिएक्ट करके H2O2 बनाते हैं। देखिए दैट मीन्स द H2O, इट मीन्स ये वाटर है, ओके, और ये जो बना रहे हैं H2O2, ये है हाइड्रोजन परऑक्साइड। देखिए एलिमेंट सेम है बट बनाने वाले कंपाउंड अलग है। तो इसी में हम इस लॉस को डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली कहता क्या है, दैट more than two compound form more than one compound। जब more than one compound, दो कंपाउंड बनाए इन्होंने, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए। the element which react with the fixed mass of another element, जो रिएक्टेड fixed mass of element से रिएक्ट करता है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का मास यहाँ पर वेरी कर रहा है, लेकिन हाइड्रोजन का मास यहाँ पर सेम है। कैसे? हाइड्रोजन का मास लगाएंगे तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मास हो गया यहाँ पे 2 ग्राम, यहां पर भी हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 2 ग्राम। क्लियर? हाइड्रोजन का मास भी यहाँ पे दोनों मतलब मास फिक्स है हाइड्रोजन का। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पर
जो ऑक्सीजन का मास है यहाँ पे O2 का मास कितना है, O2 का मास है यहाँ पे 32 ग्राम, इसको हाफ से डिवाइड किया तो यहाँ पर हो गया ये 16 ग्राम। O2 हो गया यहाँ पर 32 ग्राम। So that element which yet with the fixed mass of element, ये यहाँ पर ये फिक्स है, परंतु ये इसकी बात कर रहा है कि जो एलिमेंट इस फिक्स मास ऑफ एलिमेंट से रिएक्शन करता है उसका जो रेशियो होता है, मतलब उसका रेशियो हमेशा होल नंबर में होता है। कैसे, यहाँ पे देखो इसका ऑक्सीजन कितना है 16, ये कितना है 32, तो इसका कितना रेशियो हो गया 1 रेशियो, ये होल नंबर है, मतलब ऐसा नहीं आएगा 1.5 2.5 1.15 2.5 के नहीं आएगा। इसको ऐसे लिख सकते हो होल नंबर है, रेशियो बाय वेट की बात कर रहा है। ओके, बाय वेट के थ्रू हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, या उसको मास भी लिख सकते हैं। सो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग कि रेशियो हमेशा होल नंबर ही आता है। इस रिएक्शन को मैं आपको और एग्जांपल समझा सकता हूं, एक आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल से। इस रिएक्शन को मैं दूसरे तरीके से भी डिस्कस करता हूं, मतलब इसी एग्जांपल, मतलब दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं। ओके, दूसरा एग्जांपल में जैसे एग्जांपल नंबर जैसे ये हो गया एग्जांपल नंबर आपका 1। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं उसका, जैसे C प्लस O2 रिएक्ट करके बनाता है CO2, राइट। C प्लस O रिएक्ट करके बनाता है CO। सो दैट मीन्स ये O2 कितना है, ये O2 है 32 ग्राम। ओके, ऑक्सीजन कितना है, ये है 16 ग्राम। ऑक्सीजन वेरी कर रहा है, परंतु यहाँ कार्बन कितना है 12 ग्राम, और यहाँ कितना है 12 ग्राम। आप चाहो तो इसको आप ग्राम में, और ये ग्राम क्यों लिखा, देखो ये तो हमने आपको कैलकुलेट करना सिखाया था कि कार्बन पे जो कार्बन का जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो एटम है और उसमें जो न्यूट्रॉन नंबर है उसको आप प्लस कर दीजिए, आपका वो एक एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा, सिखाया था ना। ओके, इसके अलावा ऑक्सीजन, ये इसका भी ऑक्सीजन का भी सेम था, ऑक्सीजन के भी प्रोटॉन नंबर 8 थे और उसके भी न्यूट्रॉन नंबर भी 8 थे, दोनों का प्लस किया 16 हो गया। लेकिन जैसे हमने डिस्कस किया था कि वहां पर हमने AMU, वहां एक सिंगल मास की वैल्यू लिखी थी, सिंगल एटम के मास की, और ये ग्राम जो है ना वो एक मोल के बारे में बात कर रहा है। हमें डिस्कस करेंगे ये सब, ग्राम, AMU को ग्राम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्राम को AMU में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी रेशियो में फोकस करिए। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो है रेशियो 32, ये हो गया 1:2, 1:2। तो ये एक तीसरा एग्जांपल है। रेशियो अभी भी देखिए, रेशियो यहाँ पे देखो 1:2 ही आया, रेशियो में बदलाव नहीं आया। ये रेशियो ये कहता है कि ये हमेशा रेशियो बाय वेट उसके होल नंबर का ही सिंपल रेशियो होता है। ओके, हम इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। आगे के कंटेंट में अगर हम डिस्कस करते हैं, जैसे हम तीसरा कंटेंट डिस्कस करें, जैसे N+O2, जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्ट करके बनाया NO2। ठीक है, मतलब आपके अलग अलग तरीके के रिएक्शन बना सकते हैं। ओके, उसी तरीके से हम अब ये N और O2 रिएक्ट करके NO2 बना रहे हैं। इसी तरीके से ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओके, N2O5, ओके, ये रिएक्शन N2O5, मैं इसको एक बार ऊपर लिख देता हूं जिससे कि आपको ये क्लियरली नजर आए। मैं इसको रब कर देता हूं एक बार। एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं यहाँ पर। मतलब देखिए नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे थे अलग अलग हम अलग अलग उसका मोलर का रेशियो रखें, उसके मोल का रेशियो रखें, तो अलग अलग कंपाउंड बन सकते हैं। कैसे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये है नाइट्रस ऑक्साइड, ये है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ये है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो ये देखिए अलग अलग वैल्यूज, ये अलग अलग कंपोनेंट है, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके अलग अलग तरीके की नाइट्रोजन की सीरीज बना रहे हैं। ओके, बड़ा कॉमन एग्जांपल है, और ये कई बार एग्जांपल आपको मिल जाएगा। इसमें अगर आप नाइट्रोजन का वेट निकालें तो नाइट्रोजन का वेट होता है 28, ऑक्सीजन का वेट निकालें तो ऑक्सीजन का वेट होता है 32। ओके, यहाँ पर नाइट्रोजन 28, यहाँ पे सॉरी नाइट्रोजन आपका हो गया 14, इसका हो गया 14, एक मिनट रुकेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया बेटा, आपका नाइट्रोजन हो गया 7 और 7 14, ये नाइट्रोजन 14, सॉरी
ओके, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया आपका, ऑक्सीजन हो गया आपका 16। क्लियर? यहाँ पर N2 देखिए, नाइट्रोजन यहाँ कितना है, 2 है। एक नाइट्रोजन का वेट, मैंने वेट निकालना सिखा चुका हूँ ऑलरेडी आपको। ओके, वेट निकालना सिखा चुका हूँ। इसको आप देखिए, वेट सा कहिए, मास कहिए, कोई फिलहाल अभी केमिस्ट्री पे इतना कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा, फिजिक्स में फर्क पड़ता है वेट और मास को लेकर। सो यहाँ पे नाइट्रोजन का वेट कितना है, यहाँ पर नाइट्रोजन का वेट है आपका N2O, तो ये हो गया 28। ऑक्सीजन का कितना है 16, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है 28, ऑक्सीजन एक का 16 होता है, तो इसका हो गया टोटल 80। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप इसको, इस रेशो को सिंप्लीफाइड कीजिए, सबको हम लेके आते हैं। इस एग्जांपल, इसको आप कट करिए, जैसे हो गया नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 32, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 62, राइट। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसको 2 से कट करें तो क्या नाइट्रोजन का वेट सबका इक्वल हो जाएगा, तो ये 14 हो गया, ऑक्सीजन भी कितना हो गया 16, नाइट्रोजन कितना हो गया 14, और ऑक्सीजन इसको भी कट करें तो ये 14। देखिए, तो यहाँ पर देखो, नाइट्रोजन का जो वेट है ये इक्वल हो गया, मतलब सेम फिक्स मास हो गया उसका, नाइट्रोजन का मास फिक्स हो गया। ऑक्सीजन अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन का क्या क्या रेशियो निकल रहा है, 32, 16, 16, 42। तो इसको अगर हम 8 से डिवाइड करें सबको, तो ये हो गया 4, 2, ओके, ये हो गया आपका, इसको 8 से डिवाइड करें तो ये हो गया 5। देखिए यहाँ पर आपने इसको सबको 14 के रेशियो में लेकर आए, अगर आप इसको 14 के रेशियो लेकर आते हैं तो ये हो गया आपका 5। तो देखिए अगेन दैट्स अ होल नंबर, मतलब आपके नंबर नहीं बदले हैं, आपके नंबर नहीं बदले हैं, नंबर आपका अभी भी होल ही है, कोई फ्रैक्शन में कोई वैल्यू नहीं आई है, होल नंबर है। यही जो एग्जांपल है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को डिक्टेट करता है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन मतलब मल्टीपल, बहुत सारे प्रोपोर्शनेट पॉसिबल है अगर, तो ही ये लॉ अप्लाई करना है। अगर बहुत सारे मल्टीपल प्रोपोर्शनेट है, ये देखो कितने सारे मल्टीपल प्रोपोर्शनेट्स आ रहे हैं आपके सामने, तो ये मल्टीपल प्रोपोर्शनेट्स का एग्जांपल्स होते हैं। ओके, तो मल्टीपल प्रोपोर्शनेट के अलावा आगे हम मूव ऑन करते हैं, आगे मूव ऑन करते हैं हमारे अगले लॉस की ओर। वो लॉज, ये लॉ भी बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट लॉ, दिस इज डे लुसैक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, लेगे लुसैक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। सो ये बड़ा अच्छा लॉ है। ये एक्चुअली लॉ क्या डिस्कस करता है, ये लॉ भी आपके कुछ उन्हीं, ये लॉ भी, ये बेसिकली लॉ जो हमारी जो ये बेसिकली एक्चुअल में डिस्क्राइब क्या करता है, ये भी उस केमिकल रिएक्शंस के लिए अप्लाइड होने वाला लॉ है। सबसे पहले ये लॉ, सबसे पहले हम डिस्कस करें तो ये लॉ एक्चुअली अप्लाई होता है गैसेस कंपोनेंट के ऊपर, मतलब आप एक्वस सॉलिड के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जब भी अप्लाई होता है जब दो डिफरेंट एलिमेंट रिएक्ट करके अलग अलग तरीके के प्रोपोर्शनेट कंपाउंड्स बनाते हैं। ये लॉ केवल अप्लाई होता है, ये लॉ केवल और केवल अप्लाई होता है जहां पर केवल या तो गैसेस रिएक्ट कर रही हैं या फिर गैसेस रिलीज हो रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ गिवन बाय डे लुसैक, ठीक है। सेकेंड पॉइंट बड़ा अच्छा लॉ है, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। ये क्या कहते हैं, इफ gases are reacting or releasing, अगर गैसेस रिएक्ट कर रही हैं और रिलीज हो रही हैं इन दी केमिकल रिएक्शन, if gases are reacting or releasing in the chemical reaction, अगर आपके केमिकल रिएक्शन में कोई गैस या तो रिएक्ट हो रही है और या गैस रिलीज हो रही है इन द केमिकल रिएक्शन, then तो उस केस में then देखिए ये लॉ, एक चीज और मैं इसको पहले एक पॉइंट ऑफ ले करता हूं,
ये रिएक्ट कर सकती है, मतलब एज ए सबस्ट्रेट भी हो सकती है, एज ए प्रोडक्ट भी हो सकती है। तो उस केसेस में, तो हम उस केसेस में लेते हैं कि रिएक्ट करती है, देन दे परफॉर्म द रिएक्शन in a simple ratio of volume। देखिए थोड़ा सा जैसे ये था ना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की लैंग्वेज टफ थी, इसकी भी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, इस लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए दे परफॉर्म द रिएक्शन इन अ सिंपल रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। ओके, ये इसके बारे में बात करते हैं। ये लॉ अप्लाइड होता है, लॉ applied if substrate ये मतलब इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है आर गैसेस, ये गैसेस है। तो ये अब तो अप्लाई होगा, एक लो अप्लाइड होता है अगर वो रिएक्ट गैसेस है। या फिर दूसरा, टेम्परेचर और प्रेशर शुड बी कांस्टेंट। देखिए गैसेस आर रिएक्टिंग, अगर गैसेस किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिलीज हो रही है या बन रही है, सो उनका जो रिएक्शन होता है, वो जो आपस में रिएक्ट करती हैं, वो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम का एक सिंपल रेशियो यूज करती है, मतलब उसी सिंपल रेशियो में वो रिएक्ट करेंगी और उसी सिंपल रेशियो में वो रिलीज होगी। बट ये लो अप्लाइड होता है अगर आपके वो दोनों या तो गैसेस होनी चाहिए, गैसेस में अप्लाई होता है, और दूसरा टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होने चाहिए। मैं इस रिएक्शन इस स्टेटमेंट को एक अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए सिंपल सी बात है, देखिए जैसे एक इक्वेशन होती है PV इक्वल टू nRT, बहुत फेमस इक्वेशन है जिसमें P इज अ प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, V इज अ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस, N इज अ मोल, R क्या होता है, गैसेस कांस्टेंट, एंड T इज अ टेम्परेचर ऑफ गैस, मतलब जिस पे वो रिएक्ट कर रही है। अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, P एंड T आर कांस्टेंट। अगर P और T कांस्टेंट है, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, और R तो वैसे R तो ऑलवेज कांस्टेंट है, ये तो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, मतलब ऐसा समझिए कि V क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। मैंने पहले भी आपको बताया था, स्मॉल एन सिर्फ मोल को रिप्रेजेंट करते हैं, V से वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये जो आपस में जो ये वॉल्यूम का फॉर्मेशन है, कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा और कितना वॉल्यूम कंज्यूम होगा, वो उसके मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए ये देखिए पहली बात, VB इक्वल टू nRT, इस इक्वेशन में गैस इक्वेशन कहते हैं इसको, P एंड T आर कांस्टेंट, मान के चल रहे हैं ना कि कांस्टेंट है, R तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, तो ये दोनों कांस्टेंट, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस होगा वो उसके मोल पे डिपेंड करता है, मतलब मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे मतलब इसका ये हुआ कि अगर आप मान के चलो, दोनों तरीके समझ सकते हो, अगर आप किसी के मोल बढ़ाते हो तो उसका ये अगर किसी की एक ग्राफ है जहां पर आपने N रखा और V इसमें वॉल्यूम, ठीक है, ये मोल है और ये वॉल्यूम है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इफ यू आर इंक्रीजिंग द N, वी आल्सो इंक्रीज। अगर आप चाहते हो कि गैस का वॉल्यूम बढ़ जाए, मतलब आपको 100 ml गैस मिल रही है, आप चाहते हो कि 200 ml मिल जाए, कोई बात नहीं, उसके मोल बढ़ा दीजिए, वॉल्यूम अपने आप उसी के रेशियो में बढ़ना शुरू हो जाएगा। यही स्टेटमेंट है। मैं इस स्टेटमेंट को एक एग्जांपल के थ्रू प्रूफ करके दिखाता हूं आपको, इस स्टेटमेंट को एग्जांपल के थ्रू प्रूफ करता हूं आपको मैं। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक इक्वेशन है जैसे H2 गैस, ओके, हाफ O2, ये भी एक गैस बन रही है, ये भी। अब मान के चलिए कि ये H2O जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो H2O जो आपका प्रोड्यूस हो रहा है वो वेपर फेज में हो रहा है,
मतलब H2O लिक्विड नहीं है, गैसेस फेज के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। एक बेसिक सा मान के चलिए, ओके। एक एग्जांपल, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1, इसके मोल का रेशो क्या है, 1:1। इसका एक मोल है, क्योंकि इसके आगे जो लिखता है वो मोल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो एक माने। इसके आगे क्या लिखा हुआ, हाफ, और इसके आगे भी एक है तो एक मान लीजिए। मान के इसके आगे जो कॉफिशिएंट होता है ना, वो उसका मोल रिप्रेजेंट करता है। अगर आप H2 मान के चलो लेते हैं 100 ml, हाइड्रोजन आप लेते 100 ml, ये लेते हैं आप फॉर एन एग्जांपल 50 ml, राइट। तो इसी रेशियो के अकॉर्डिंग, अगर जिस हिसाब से रेशियो है उसी अकॉर्डिंग वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा, तो H2O भी कितना होगा, 100 ml। देखिए सिंपल समझिए, H2 आप मान के चलो 100 ml ले रहे हैं, ऑक्सीजन आप 50 ml ले रहे हो, यहां पर ये इसका 1 मोल है और इसका ऑक्सीजन का ही हाफ मोल है, ओके। तो रेशियो है 1:1/2:1। If this is 100 ml, तो in that same ratio you will get 100 ml. This is a basic concept. This is the basic reaction. ये वॉल्यूम के बेस पे रिप्रेजेंट करता है कि जो भी गैस निकल रही है वो, अगर आप इसका भी रेशियो निकालेंगे, तो ये मान के चलो इसका भी रेशियो निकालेंगे तो जैसे निकलेगा 1:2, जो इसको आप कट कर, इसका मतलब ये हुआ, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर वही आएगा 2, 1, 2, वही रेशियो आएगा आपके सामने। सो एक्चुअल मतलब क्या है इस रिएक्शन का, कि जिस ही रेशियो में ही मोल होते हैं उसी रेशियो में ही वॉल्यूम भी रिएक्ट करते हैं, वॉल्यूम बनते हैं या निकलते हैं, मतलब रिएक्ट भी करेंगे और निकलेंगे भी। मैं उसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो मैं इसी इक्वेशन को बहुत दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए जैसे एग्जांपल मान के चलिए कि यहाँ पर H2 आपका गैस मोड में है और ऑक्सीजन यहाँ पर भी गैस मोड में है और H2O यहाँ पर वेपर फेज में है, ओके, वेपर फेज में है। अगर आप मान के चलिए कि H2O यहाँ पर आपने इसको आप बैलेंस कर दीजिए, तो दिस इज 1:2, ठीक है, तो ये आया 2:1:2। अगर आप इसका लेते हैं 100 ml, तो ये बनेगा, ये इसका तो हाफ है, तो मान के चलो ये लेते हैं 50 ml, तो उसी रेशियो में आपको ये मिलेगा 100 ml, उसी रेशियो में आपको 100 ml मिलेगा, क्योंकि मोल का रेशियो भी वही था, तो मोल के रेशियो में आपस में रिएक्ट करते हैं। ये है, अगर आप उसको ढंग से समझे ना इस रिएक्शन के बारे में, केवल यही काफी नहीं है, इस रिएक्शन को और ढंग से समझे, इट मींस दैट इसका रेशियो क्या रिएक्ट करने का, द हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे आर रिएक्टिंग इन 2:1, मतलब इसका दो पार्ट जिसकी 1 पार्ट से रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन react with 1 part of O2, तो एक किसे रिएक्ट करेगा 1/2 से, तो इसका मतलब इसके पास कितने वॉल्यूम है, तो 100 वॉल्यूम किससे रिएक्ट करेगा, 100 वॉल्यूम रिएक्ट करेगा 1/2 100, मतलब 50 ml ऑफ O2 से, 50 ml ऑफ O2 से रिएक्ट करेगा, मतलब पूरा का पूरा 100 ml, मतलब पूरा का पूरा 100 ml उसके 50 ml से रिएक्ट कर जाएगा, पूरा का पूरा 100 ml उसके 50 ml से रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, 100 ml जो है उसके 50 ml से रिएक्ट करेगा, ओके। तो यहाँ पर आप ऐसा मत समझेगा कि 100 ml है, ये 50 ml है, तो ये 100 ml क्यों हुआ, अकॉर्डिंग प्लस करें तो ये होना चाहिए था आपका 200 और 150 ml, 150 ml नहीं होगा, मोल के रेशियो में रिएक्ट करते हैं, ये मोल के रेशियो में, इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो 100 वॉल्यूम है, 100 वॉल्यूम ऑफ H2O, 100 ml ऑफ H2, ये केवल 50 ml ऑफ O2 से रिएक्ट करेगा, 50 ml ऑफ O2 से रिएक्ट करेगा, मतलब इसका 100 ml इसके 50 ml से रिएक्ट करेगा, मतलब ऑक्सीजन तो खत्म हो गई ना। इसका मतलब ये है कि सिंपल लैंग्वेज में समझे, इसका 100 ml, इसका 100 वॉल्यूम 50 ml से रिएक्ट कर रहा है, 50 ml खत्म हो गया, 50 ml से रिएक्ट कर लिया, तो 50 ml रिएक्ट कर लिया, तो मतलब ये 50 ml तो खत्म हो चुका है आपका, 50 ml तो खत्म हो चुका है पूरा, इसने पूरा इसको रिएक्ट कर लिया, जब रिएक्ट कर लिया तो ये पूरा खत्म हो गया, राइट। जब ये पूरा खत्म हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा होता है रेशियो कब बनता है कि यहाँ पूरा का पूरा प्लस होता है जब ये 1/1 रेशियो में रिएक्ट करता है, मतलब कैसे, अगर ये ऐसे होता कि H2, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, H2 + Cl2 इक्वल टू होता, मान के चलो 2HCl बन रहा है, यहाँ मान के लेते हो ये कितना रेशियो 1:2, इसका मतलब ये अगर 50 ml है
ये 50 ml है, ये 50 ml है, तो ये कितना मोल प्रोड्यूस हो रहा है 2, तो मतलब 50 प्लस 50, ठीक है, 50 प्लस 50, तो ये दोनों 50 ml से रेट करेगा, ऐसे समझ सकते हो। इसका एक मोल किससे रेट करेगा, 1 से, तो 50 किससे रेट करेगा, 50 से, तो पूरा का पूरा आपको 2, तो यहाँ पर ये 100 ml बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसका रेशो ही रेट कर रहा है, इसका रेशो ही ये रेट कर रहा है कि 1:1:2, क्योंकि इसका वन पार्ट इसके वन पार्ट से रेट कर रहा है, तो 50 पार्ट से रेट करेगा, तो 50 प्लस 50 आप 100 निकाल सकते हो, तो इसके दो रेशो में प्रोड्यूस हो रहा है, ये 1 है तो ये 2 के रेशो में प्रोड्यूस हो 100 ml। ओके, इससे से रिलेटेड आप और भी रिएक्टेंट समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस रेशो में आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, किस रेशो में। मैं दूसरा एक एग्जांपल लेके चलता हूँ उसको और क्लियर समझाने में। मान के चलिए मैं एक बार उल्टा कर देता हूँ, मैं आपकी बार ये वॉल्यूम चेंज कर देते हैं, और ये वॉल्यूम चेंज करके आपकी बार यहाँ पर हम करते हैं 50 ml, और ऑक्सीजन का लेते हैं हम 100 ml, तो H2 कितना बनेगा, H2O देखें। अब आपका क्वेश्चन ये है कि दैट H2O का ml कितना होगा, अब आप बताइए H2O का ml कितना होगा, अगर H2O आप 50 ले रहे हो और 200 ले रहे हो, तो H2O का वॉल्यूम कितना होगा, रेशो सेम है क्योंकि तीनों गैसेस में है, याद है ये भी गैस है, तो यही लॉ अप्लाई होगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, तो ये 50 ये 100, तो ये 50 ml ही आएगा, ये तो 100% 50 ml आएगा। आप इसको समझ सकते हो कैसे, अगर आप देखिए इसका दो पार्ट, मतलब ऐसे समझिए 2 part of volume, 2 part volume of hydrogen react with 1 part of oxygen, right? मतलब 2 part of hydrogen 2 part से रेट कर रहा है, तो एक पार्ट कितने से रेट करेगा 1/2 से। अब आपके पास कितना है 50 ml, तो 50 ml किससे रेट करेगा 100 ml से, 50 ml है जैसे कि आप तो 50 ml किससे रेट करेगा, ये करेगा 25 ml of O2, 25 ml O2 से रेट करेगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास में 100 ml है, इसमें से आपने 25 ml को यूज हो गया, तो 25 ml यूज हो गया, तो मतलब आपके पास में यहाँ पे रिमेन कितना बचा, रिमेन बचा आपके पास में 75 ml, क्योंकि ये जो आपका 50 ml ऑफ हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के 25 ml से रेट कर रहा है ना, ऑक्सीजन के 25 ml से रेट कर रहा है, आपके पास टोटल कितने थे 100 ml, तो रिमेनिंग कितना बचा 75 ml बचा आपका, मतलब ऑक्सीजन अभी भी बचेगा आपके पास में, ऑक्सीजन अभी भी बचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पूरा क्योंकि ऑक्सीजन इसलिए बचेगा क्योंकि हाइड्रोजन खत्म हो चुका है, हाइड्रोजन आपके पास है ही नहीं। सो अब इसका मतलब कि जो रिएक्शन है, अब वो जो रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो हाइड्रोजन पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो चुका है, मतलब ऑक्सीजन तो है अभी भी, तो हाइड्रोजन खत्म, तो रिएक्शन रुक गई, मतलब जितना हाइड्रोजन था उतना ही पार्ट ही तो कन्वर्ट होगा H2O के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन कितना बचा, देखो सिंपल सी बात है, इतना ही तो, यही आपका जो क्या था खत्म हो गया, मतलब ये खत्म होते तो रिएक्शन लग जाएगी ना, मतलब जितना ये था उतना ही तो H2O बनेगा। इसका मतलब ये है कि अब इसका मतलब ये हुआ कि 2H2 से क्या बन रहा है 2H2, तो मतलब 2 से क्या बन रहा है 2, इसको 2 से 2 बन रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि 2 से 2 है, तो मतलब 1 से 1 है, 2 से 2 कट करेंगे तो 1 से 1 ही आएगा, तो इसका 50 ml था, तो H2O कितना बनेगा 50 ml ही बनेगा, राइट। अगर हम निकालें कि एट द एंड ऑफ द रिएक्शन कितना रिजल्टेंट सॉल्यूशन आपके पास में तैयार रहेगा, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन कितना रिजल्टेंट सॉल्यूशन रहेगा, तो रिजल्टेंट जो आपके पास में वॉल्यूम आएगा, तो रिजल्टेंट वॉल्यूम आएगा, रिजल्टेंट वॉल्यूम कितना आएगा, देखिए ये आपके पास 50 ml बचा, किसका H2O का 50 ml आपके पास बचेगा 50 ml, ओके, क्योंकि बना ही है ना ये तो आपका, और किसका कितना बचा ऑक्सीजन का 75 ml, मतलब ये किसका है ऑक्सीजन का बचेगा, तो टोटल आपके पास में अगर आप देखेंगे तो ये बचेगा आपके पास में 125 ml आपके पास में रिजल्टेंट वॉल्यूम बनेगा मिक्सचर का, रिजल्टेंट वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। तो कभी भी आप ये वॉल्यूम देख के जरूर करिएगा कितना वॉल्यूम गिवन है, वहां पे ऑक्सीजन खत्म हो जा रहा था, यहाँ पर ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो उसी के रेशियो में रिएक्ट करेंगे, बस ये तीनों गैसेस फेजेस में होने चाहिए, अगर ये तीनों में से कोई भी अगर एक सॉलिड फेज में है या कोई भी एक्वस फेज में, तब ये रिएक्शन आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये जो मेथड है आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसी के सीक्वेंस में आप लेके चलें, जैसे हम मान के चलो एक रिएक्शन लेके चलते हैं जिसमें
एग्जाम्पल नंबर थर्ड, N2 प्लस 3H2 बन के बनाते हैं 2NH3, जिसमें नाइट्रोजन भी गैस में, हाइड्रोजन भी गैस में है, अमोनिया भी गैस में, तो तीनों गैस में है। तो इसका मतलब आप ये गैर रिसेक्ट लो का जो मतलब स्टेटमेंट है या उसका जो थ्योरी है वो आप इसका अप्लाई कर सकते हो कि तीनों गैसेस वॉल्यूम में। अगर आप इसका लेते हैं 60 ml, इसका भी लेते हैं 60 ml, तो बताइए कि अमोनिया का कितना ml प्रोड्यूस होगा, मतलब कितना ml अमोनिया का प्रोड्यूस होगा, कितना ml अमोनिया का प्रोड्यूस होगा, और रिजल्टेंट जो मिक्सचर होगा वो कितना ml होगा, जो रिजल्टेंट मिक्सचर है वो कितना ml होगा। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि दैट, आप देखिए सिंपल समझिए आप, ये 60 ml है, 60 ml है, तो सीधा 60 ml से रिएक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये 1:3 की बात है। तो इसका मतलब 1 पार्ट ऑफ N2 react with 3 part of H2, क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि ये 3 पार्ट ऑफ H2, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका 1 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन 3 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास N2 कितना है, 60 है, आपके पास N2 60 है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है कि आपका 3 पार्ट इसके एक पार्ट से रिएक्ट करेगा, 3 पार्ट अगर इसके एक पार्ट से रिएक्ट करेगा तो इसका 3 पार्ट अगर इसके एक पार्ट से रिएक्ट करता जाएगा तो एक टाइम बाद जल्दी खत्म हो जाएगा, तो जल्दी खत्म हो जाना है। तो अगर मान के चलो इसका एक पार्ट रिएक्ट कर रहा है तो आपके पास 60 ml है, आपके पास में 60 ml है, तो एक काम करते हैं इसको उल्टा करते हैं तो काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्योंकि ये जल्दी खत्म होगा ना, 3 पार्ट ऑफ H2 react with 1 part of N2. So it means that 1 part जो रिएक्ट करेगा वो 1/3 पार्ट ऑफ N2 से रिएक्ट करेगा, 1/3 पार्ट ऑफ N2 से, यही होगा ना। आप रेशो देखिए, रेशो के फॉर्म में ही रिएक्ट करेंगे, और 3 उसका हाइड्रोजन कितना था 60, तो ये हो गया इनटू 60 पार्ट ऑफ 9, तो ये आ गया 20, मतलब 20 ml N2 का रिएक्ट होगा। और क्योंकि इसका 3 पार्ट एक से रिएक्ट करना है, मतलब 3 एक से रिएक्ट कर रहे हैं और ये दोनों इक्वल वॉल्यूम है, तो ये पहले खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका 20 ml ही यूज होगा, तो मतलब यूज्ड वॉल्यूम कितना है, यूज्ड वॉल्यूम ऑफ N2 कितना है 20 ml, राइट। इसका N2 का यूज्ड वॉल्यूम कितना है 20 ml, राइट। तो रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ N2 कितना बचेगा, ये 20 है, आपके पास 60 माइनस 20 40 ml, इसका मतलब आपके पास में 40 ml नाइट्रोजन बचेगा। मतलब यहां पर जिसको ये देखो 60 है, ये तो पूरा खत्म, तो ये अभी भी 40 ml रिमेन है, ये अभी भी 40 ml भी रिमेन है, आपके पास बचा हुआ है। ओके, अगर हम चेक करना चाहते हैं कि इसका कितना बनेगा, इसका रेशो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इसका कितना रेशो बनेगा, तो देखिए सिंपल सी बात है, रिएक्शन में पहले कौन खत्म हो रहा है, हाइड्रोजन। तो मतलब जहां पर हाइड्रोजन का वॉल्यूम खत्म, वहीं पर अमोनिया भी बनना बंद, क्योंकि जब रिएक्टेंट तो 2 होने चाहिए रिएक्ट करने के लिए, हाइड्रोजन तो खत्म हो गया तो फिर अमोनिया बनेगा कैसे, मतलब जहां पर हाइड्रोजन खत्म वहां पर अमोनिया खत्म। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक बार मैं इसको रब करता हूं थोड़ा सा क्लियर समझाने के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे देखो रेशो नहीं मिल पा रहा, क्यों रेशो नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पर इसका 2 रेशो है, तो 1:3:2, पहले तो आपने आराम से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे इसका 2 है तो उसका भी 2, अब ये 1:3:2 है, तो इसका मतलब ये 60 ml खत्म हो जाता है, तो ये इस पे डिपेंड करेगा बनना। तो ये हमें पता है कि पूरा कंज्यूम हो रहा है, तो ये हो गया 3H2 से बन रहा है 2 अमोनिया, तो मतलब एक से बनेगा 2/3, एक से बनेगा 2/3। आपके पास हाइड्रोजन कितना है 60, तो ये बनेगा 2/3 इंटू 60, ओके 20, ये बनेगा 40 ml अमोनिया, 40 ml अमोनिया, मतलब आपके पास में जो बनेगा वो आएगा 40 ml
अमोनिया आपके पास बनेगा। देखिए सिंपल समझिए, 40 ml इसका 40 ml, अभी देखिए 40 ml अमोनिया आपके पास में बनेगा। तो ये 60 ml जो था 60 ml पूरा 60 ml में से 20 ml कंज्यूम हुआ, 20 ml कंज्यूम हुआ और इसका 60 ml पूरा खत्म हो गया। तो अब ये नहीं करना कि इसका 20 खत्म हो गया और इसका 60 है तो 60 + 20 करके 80 कर देंगे। रेशो इंपॉर्टेंट है, किस रेशो में आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये जो रेशो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए हमने निकाला कि ये रिएक्शन जो हो रही है वो 3:1 के रेशो में हो रही है। तो 60/1 का रेशो निकालेंगे, किसी रेशो में निकालेंगे तो इसका 20 ml खत्म, बचा कितना 40 ml बचेगा इसका। इसका 40 ml बचेगा, इसका 60 ml खत्म। तो जहां पर ये खत्म वहां पर ये बनना बंद, तो मतलब इसका बनना इस पे डिपेंड करेगा। तो 3s2 से क्या बना 2 अमोनिया, तो 1 से बनेगा 2/3, तो 60 से बनेगा 40 ml अमोनिया, मतलब 40 ml अमोनिया आपके पास में बनकर रेडी होगा। तो आपके पास में जो रिजल्टेंट मिक्सचर होगा, आपके पास में जो रिजल्टेंट मिक्सचर होगा वो रिजल्टेंट मिक्सचर क्या होगा, रिजल्टेंट मिक्सचर क्या होगा आपके पास में N2 कितना बचेगा, मतलब रिजल्टेंट मिक्सचर ये बचेगा आपके पास में 40 ml ये बचेगा, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो खत्म हो गया 0 ml, ओके। अमोनिया कितना बचेगा आपके पास में 40 ml, तो टोटल बचेगा आपके पास में 80 ml। तो टोटल 80 ml आपके पास में रिजल्टेंट मिक्सचर होगा। ये हमने बहुत सारी वैरायटीज थी जो हमने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और गैर-लिसाइक लॉ पर हमने डिस्कस किया। और भी बहुत सारी चीजें हैं इन चीजों को सॉल्व करने के लिए। तो ये रेशो का जो ये जो खेल होता है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर आपके बहुत सारी रिएक्शंस, बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे चीजें इस पर डिपेंड करती है। तो लेक्चर के लिए, लेक्चर में आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी चीजें हो, आप उस चीज को आराम से समझिए, आप आराम से इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज कंटेंट में प्रॉब्लम, कोई भी टॉपिक में कंफ्यूजन हो, किसी भी कॉन्सेप्शन में कंफ्यूजन हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, स्लोली इसको वॉच करिए। एंड फिर भी नहीं समझ में आता, हम उसके लिए हैं। तो जब तक के लिए अगले लेक्चर तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हैप्पी रहिए। थैंक यू सो मच।